फोटोग्राफर और फोटोग्राफी के जिनको काफी पारंगत और एक्सपर्टीज है, श्री पंकज सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। जैसा शेड्यूल हम सबको मालूम है कि काफी टाइट शेड्यूल माननीय कुलपति महोदय ने राकेश सिंह जी और डॉक्टर वंदना राय जी के सहयोग से तैयार किया है, ताकि शोध छात्रों को इन 3 दिवसों में शोध विधियों के बारे में पूरी जानकारी हासिल हो। क्योंकि जब हम कोई भी थीसिस तैयार करते हैं, कोई शोध पत्र तैयार करते हैं, तो उसका जो बैकग्राउंड है, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, वो तो हम पुरानी पास्ट स्टडीज से लेते हैं, लेकिन उस पर जो इमारत हमारी तैयार होगी, उस इमारत तैयार करने की विधियां हमारी अपनी होंगी और वहीं से मूल ओरिजिनल रिसर्च शुरू होता है और उसी के जड़ में, उसी परिकल्पना को लेकर के यह कार्यशाला आयोजित की जा रही है। आज के उद्घाटन सत्र में हमारे साथ माननीय कुलपति महोदय हम सबके समक्ष पधार चुके हैं। साथ ही आज के माननीय मुख्य अतिथि बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के सम्मानित प्रो वाइस चांसलर, सुप्रसिद्ध वाणिज्य शास्त्री माननीय प्रोफेसर ओपी राय साहब, विश्वविद्यालय के वित्ताधिकारी महोदय श्रीमान एन के सिंह साहब, विश्वविद्यालय के कुल सचिव महोदय डॉक्टर देवराज जी, उप कुल सचिव डॉक्टर संजीव सिंह जी, डॉक्टर देवराज जी, डॉक्टर डी सिंह साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं सभी प्रतिभागियों से और अतिथियों से निवेदन है कि अपने मोबाइल को कृपया स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट मोड में रखें, ताकि सत्र के दौरान किसी प्रकार को कोई व्यवधान उत्पन्न न होने पाए। जो लोग खड़े हुए कृपया इस तरफ अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं, सीट कुछ खाली है। माननीय कुलपति महोदय, माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं सभी अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि सरस्वती वंदना की मां सरस्वती पर पुष्प अर्पित करके दीप प्रज्वलित करने की कृपा करें। वर्षा 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 डॉक्टर राजीव प्रकाश सिंह जी और डॉक्टर समर बहादुर सिंह जी कृपया दीप प्रज्वलित कर वर्षा ही कराएं। कुंदेंदित शारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माजुत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुलपति महोदय, माननीय मुख्य महोदय। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर समर बहादुर सिंह जी से निवेदन है कि वे माननीय कुलपति महोदय को पुष्पगुच्छ उठाकर स्वागत करने का कष्ट करें। एक सप्ताह के इस रिसर्च मेथोडोलॉजी और कंप्यूटर एप्लीकेशन कार्यशाला की आयोजन सचिव डॉक्टर वंदना राय जी से निवेदन है कि उद्घाटन सत्र के माननीय मुख्य अतिथि महोदय प्रोफेसर ओपी राय साहब को पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत करने का कष्ट करें। पीएचडी प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राकेश सिंह जी से निवेदन है कि श्रीमान वित्ताधिकारी महोदय को पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत करने का कष्ट करें। जनपदीय शिक्षक संघ के महामंत्री और अर्थशास्त्र के आचार्य डॉक्टर विजय सिंह जी से निवेदन है कि विश्वविद्यालय कुल सचिव डॉक्टर देवराज जी को पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत करने की कृपा करें। डॉक्टर दिग्विजय सिंह राठौर से निवेदन है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ के सम्मानित अध्यक्ष श्रीमान
डॉक्टर राजीव प्रकाश सिंह जी को पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत करने का करें। डॉक्टर मानस पांडे से निवेदन है कि मुख्य अतिथि डॉक्टर ओपी राय साहब को पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत करने का कष्ट करें। और इस कार्यशाला के सह आयोजन सचिव डॉक्टर आशुतोष सिंह जी से भी निवेदन है कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय को पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत करने का कष्ट करें। यह परम सौभाग्य का विषय है कि शोध की गुणवत्ता को लेकर के माननीय कुलपति महोदय काफी गंभीर हैं और आपका ये प्रयास है कि विश्वविद्यालय में शोध की गुणवत्ता में सुधार किया जाए और उसी के फलस्वरूप आज की यह कार्यशाला आयोजित की गई है। 4 दिनों तक इसमें विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न संकायों के विभिन्न विभागों के शोध छात्रों को सुप्रसिद्ध वैज्ञानिकों के द्वारा, सुप्रसिद्ध शिक्षाविदों के द्वारा शोध की बारीकियों से अवगत कराया जाएगा। आज प्रथम दिन साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, कॉमर्स, अर्थशास्त्र, बिजनेस इकोनॉमिक्स, एचआरडी और व्यवसाय प्रशासन के प्रतिभागी इस कार्यशाला में शिरकत कर रहे हैं। इसी क्रम में कल दूसरे विषय के होंगे और इसी तरह 24 तारीख तक ये क्रम चलता रहेगा। काफी विषय विशेषज्ञ माननीय कुलपति महोदय ने निजी इसमें रुचि दिखाई है और बढ़ चढ़ करके आपका ये सपना है कि विश्वविद्यालय में शोध की गुणवत्ता में निश्चित रूप से सुधार हो। उस क्रम में हमारे विवेकानंद केंद्रीय पुस्तकालय में ई-रिसोर्सेज का काफी अच्छा रिपोजिटरी तैयार है और कंप्यूटर लैब के अंतर्गत भी आप देखेंगे कि डॉक्टर हरिमूर्ति सिंह कंप्यूटर लैब जो हमारे बगल पर है, इसमें काफी सॉफ्टवेयर अपलोड कर दिए गए हैं जिसके साथ विशेषज्ञ हमारे प्रतिभागियों को कंप्यूटर की और सॉफ्टवेयर के बारे में प्रशिक्षण देंगे ताकि इस वर्कशॉप के बाद, इस कार्यशाला के बाद जब भी आप अपने शोध विषय पर चर्चा करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। मैं सर्वप्रथम माननीय श्रीमान ओपी राय साहब को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वे आएँ और इस अवसर पर हम सबके साथ अपने विचार साझा करने की कृपा करें। तकनीकी सत्र, उद्घाटन सत्र के पश्चात संचालित होंगे माननीय मुख्य अतिथि महोदय। मंच पर आसीन पूर्वांचल के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय प्रोफेसर पीयूष रंजन अग्रवाल जी, इस विश्वविद्यालय के वित्तीय मामलों को संभाल रहे, गुरुतर दायित्व को सफलतापूर्वक संपन्न कर रहे हमारे इस विश्वविद्यालय के फाइनेंस ऑफिसर श्री एम.के. सिंह जी, कुल सचिव महोदय, अन्य पदाधिकारीगण, इस वर्कशॉप में भाग लेने के लिए पधारे हुए हमारे शोध विद्यार्थीगण, देवियों, सज्जनों, सर्वप्रथम मैं इस विश्वविद्यालय को बधाई देना चाहूँगा कि काफ़ी लंबे समय के बाद रिसर्च के इस रूप को सर्च करके और आरंभ किया जा रहा है। विगत कई महीनों में मैं इस प्रक्रिया का एक अंग रहा हूँ और मैंने देखा है कि किस प्रकार से मेहनत से इस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए विभिन्न अधिकारियों के द्वारा, विभिन्न अध्यापकों के द्वारा माननीय कुलपति जी के सुपरविजन में कार्य किया जा रहा है।
ये बहुत अच्छी पहल है। हमें उम्मीद है कि इस प्रकार की पहल आगे भी होती रहेगी। प्रिय साथियों, रिसर्च अपने आप में एक बहुत ही चुनौती का कार्य है। मैं BHU में लगभग 38 साल मैंने रिसर्च स्कॉलर्स के बीच में जीवन व्यतीत किया है, और उस अनुभव के आधार पर मैं कहना चाहूँगा कि हम सभी लोगों को इस दिशा में भी बहुत कुछ मेहनत करने की जरूरत है। मैं अगर आरंभ इस प्रकार से करूं, मैं अभी आप लोगों के साथ में अलग से बात करूंगा, लेकिन एक दो बातों की चर्चा यहाँ करने के बाद विस्तार से आगे बात की जाएगी। मैं अगर आपसे पूछूं कि आप रिसर्च क्यों कर रहे हैं, तो जो आपका जवाब होगा वह बताएगा कि वास्तव में आप रिसर्च के प्रति कितने समर्पित हैं। मैंने बहुत से उन बच्चों से, उन विद्यार्थियों से, इवन अध्यापकों से बात किया जब रिसर्च करने के लिए मेरे पास आए कि सर हमारा रिसर्च करवा दीजिए। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई रिसर्च करवा दीजिए का मतलब क्या होता है? रिसर्च मैं करवाऊंगा, आप रिसर्च क्यों कर रहे हैं? तो साथियों कुछ आपको मैं एग्जाम्पल दूँ कि क्या उनका उत्तर है, तो शायद आपको समझ में आएगा कि समस्या कहाँ है। बहुत से शोधार्थी ये कहते हैं कि रिसर्च इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सर हमको एक डिग्री ले लेनी है, PhD की डिग्री मस्ट है। अगर ये PhD की डिग्री हमको नहीं मिलेगी तो हमारा जॉब परमानेंट नहीं होगा, या हमारा इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, या अगर हम प्राप्त कर लेंगे तो हम डॉक्टर IHL जो प्रियंका है उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो मेरे समर्पित रिसर्च स्कॉलर्स, इसको आप समझें कि अगर आप रिसर्च फॉर द सेक ऑफ रिसर्च कर रहे हैं, अगर शोध आप केवल शोध करने के लिए कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि जो शोध की क्वालिटी होगी, जो उसकी गुणवत्ता होगी, वह हमेशा एक उसकी क्वालिटी के बारे में हमेशा संदेह रहेगा, और संभवतः हम सही प्रकार से रिसर्च करने नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी जो हमें लगता है कि समय समस्या है वो यह है कि हम अपने रिसर्च स्कॉलर्स को ये बता सकें कि शोध क्यों किया जा रहा है। अगर आप ये शोध कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? अगर आप इस बात को समझ जाएं कि भारत में, विश्व में अनेक समस्याएं हैं और हर समस्या का समाधान है। एक समस्या के कई समाधान हो सकते हैं। तो आप अगर ये समझें कि हमें जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, साइकोलॉजी के यहाँ पर रिसर्च स्कॉलर्स हैं, तो मनोविज्ञान से संबंधित अनेक समस्याएं हैं। हमारे BHU में हर साल कष्ट का विषय है कहने का, लेकिन करना पड़ता है। हर साल हमारे यहाँ बच्चे सुसाइड करते हैं। तो सुसाइड क्यों करते हैं? हमारे साइकोलॉजी के रिसर्च स्कॉलर्स का शोध करें, पता लगाएं BHU में नहीं और जगहों पर ये बच्चे सुसाइड क्यों कर देते हैं। क्योंकि मतलब दशा ऐसी कैसे हो जाती है कि सुसाइड करने की बात करते हैं। मानव जीवन इतना बहुमूल्य है, इस बहुमूल्य जीवन को समाप्त करने की बात तो कैसे सोच लेते हैं? ये शोध का विषय। हमारे जो इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं वो सोचें कि भारत की इकोनॉमी में जो समस्याएं हैं वो क्या क्या समस्याएं हैं, उनका समाधान कैसे हो सकता है, और उन बहुत सी समस्याओं में से एक कौन सी समस्या आप ले सकते हैं जिस पर गहराई से जाकर उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के पहलुओं का अध्ययन करके और आप एक ऐसा समाधान बता सकें, कुछ ऐसी बातें प्रकाश में ला सकें जो अभी तक किसी ने सोची। समाज में आप देखें, समाज में जाति, धर्म, भाषा आदि के आधार पर अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही हैं। सोशियोलॉजी के जो हमारे विद्यार्थी हैं वो तो सोचे कि क्या हो रहा है, समाज में नैतिकता का पतन हो रहा है, नैतिकता खत्म हो गई।
हमारे प्राचीन ऋषि मुनि कहते हैं कि करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। और जब करेक्टर ही लॉस हो गया तो बचेगा क्या? तो क्यों हो रहा है ऐसा? भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति में तो ऐसा कुछ भी नहीं। क्या हो गया? ये भारत को क्या हो गया? समाज को क्या हो गया? क्या समस्या आ गई? सोचिए, मंथन की। अप्लाइड साइकोलॉजी के हमारे विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं, उनका मैंने देखा वो भी इस पर पढ़ रहे हैं। तो सोचिए कौन से ऐसे रोचक विषय हैं जिन पर कि अप्लाइड साइकोलॉजी के विद्यार्थी हमारे काम कर सकते हैं। जैसे अध्यात्म। क्या अध्यात्म का की कोई भूमिका है मनोविज्ञान में? क्या अध्यात्म के माध्यम से हम अपने चित्त को जनता को कम कर सकते हैं? क्या हम अपने काम को कंसंट्रेट करके कर सकते हैं? क्या बढ़िया काम हो सकता है? क्या प्रार्थना का वास्तव में कोई प्रभाव है? ये एक चिंतन का बहुत अच्छा विषय है। सोचिए इस पर आप कुछ ऐसे काम करें, कुछ अस्पतालों को दें, कुछ संस्थाओं को दें और वहां देखें कि क्या रिजल्ट आता है। मैंने पढ़ा था कहीं पर किसी ने शोध किया था बाहर ब्रिटेन में, वहां उन्होंने बताया कि जो बीमार हैं, मरीज हैं, वो जो अध्यात्म को मानते हैं, उनका भगवान पर विश्वास है, उनकी रिकवरी उन लोगों की अपेक्षा ज्यादा हुई, जल्दी हुई, जो कि भगवान को नहीं मानते। तो आप भी सोच दीजिए, आप अपने रिसर्च से पता लगाइए क्या वास्तव में यहाँ भारत में होता है ऐसा, क्या ऐसा है? बहुत ऐसा काम है। आध्यात्मिकता के माध्यम से क्या इसका नैतिकता से कोई संबंध है? क्या अध्यात्म और नैतिकता को हम जोड़ सकते हैं? क्या ऐसा कहा जा सकता है कि जो लोग आध्यात्मिक और नैतिक ज्यादा है? क्या ये है? नहीं है। तो क्या हमारे अध्यापक नैतिक है? क्या हमारे विद्यार्थियों में नैतिकता है? इस पर सोच के ऐसे बहुत बढ़िया काम हो सकता है। तो साथियों, जैसे मैंने कहा कि इस पर चर्चा करेंगे आपसे, हम इंटरेक्शन करेंगे और आपसे बात करेंगे। लेकिन ये ऐसे विषय हैं, स्ट्रेस का देखिए आजकल हर आदमी तनाव में। भारत में साथियों तलाक नाम की कोई चीज जानता नहीं है। गांव में, शहरों में, कहीं भी, गांव में अभी भी आप जाइए, कोई नहीं कहता तलाक कैसी होती है, तलाक कैसे हो जाए। गांव में अभी भी महिलाएं अपने पति को परमेश्वर मानती हैं। पता नहीं शहरों की क्या स्थिति हमें नहीं मालूम है, बहुत यहाँ तो बैठे हुए तो पति को परमेश्वर मानते हैं कि नहीं? कोई परंपरा बनाएगी। लेकिन जो परमेश्वर बनता था पति, तो अपने पत्नी की ध्यान रखता था, दोनों एक दूसरे को देखते थे, जॉइंट फैमिली थी। कोई समस्या आई तो और जो बुजुर्ग लोग रहते थे उसका समाधान कर देते थे, कहीं कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये क्या हो गया भारत? यहाँ तलाक की नौबत आ रही है, पति पत्नी में संबंध नहीं सही हो पा रहे हैं। क्यों हो रहा है इसका? तो रिसर्च करनी चाहिए। कुछ ऐसी बात बताइए, कोई ऐसा उपाय बताइए, ऐसा समाधान निकालिए जिससे कि ये जो संबंधों में गिरावट आ रही है, पति पत्नी के बीच में, भाई बहन के बीच में, माँ बेटे के बीच में, बाप बेटे के बीच में संबंध जो खराब हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? तो ऐसा कैसा हो रहा है कि जिस बेटे को पिता ने पैदा किया और बेटा अपने पिता को मार दे रहा है? ये क्यों हो रहा है? भारत में तो ऐसा नहीं होता। ये क्या हो गया? भारत में फादर्स डे, मदर्स डे मनाया जा रहा है, फादर्स डे गया है और लोग बड़े फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर बड़े मैसेज दे रहे हैं, हमारे फादर ये किए, हमारे फादर ये किए, बहुत से कविताएं आ रही। क्या हो रहा है? हम तो कभी फादर्स डे नहीं मनाया था हम लोग, और हम मना रहे हैं। हम पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण कर रहे हैं। अरे साथियों, यहाँ तो रोज फादर्स डे है, रोज मदर्स डे है। वहां तो अमेरिका में, ब्रिटेन में एक दिन फादर के पास जाते हैं, उसको माला बनाते हैं, कहते हैं हम पापा, फादर आपने बहुत कृपा किया, बहुत प्यार किया हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वो धन्यवाद हम भी दे रहे हैं। इसकी आवश्यकता है? सोच लीजिए क्यों हो रहा है? क्या नकल करना आवश्यक है? हम कहते हैं नकल करने के लिए वकील की जरूरत है। सोचिए क्या हो रहा है। हम, हमारे जो समाज के लोग हैं वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं। मैं इस समय गया में गया बगल में बोध गया, वहीं पर गौतम बुद्ध वहीं पर ज्ञान प्राप्त किए थे। आज हर आदमी पैसा कमाने के चक्कर में लगा हुआ है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। जो अध्यापक बनता है सोचता है कहाँ से पैसा हम ले लें, जो डॉक्टर बनता है सोचता है कितना पैसा हम कमा लें, इंजीनियर बनता है सोचता है कि बनते बनते तुरंत हमारे पास कार हो जाना चाहिए, फ्लैट हो जाना चाहिए, बढ़िया से बढ़िया मोबाइल हो जाना चाहिए, सब हो जाना चाहिए। सब भाग रहा है कितना पैसा कमा ले, कितना पैसा कमा ले। जो पैसा कमाए हैं अमेरिका में, तो आप बनारस में आके देखिए 80 घाट पर बैठे हुए
एक बनियान और एक टी शर्ट पहन के और पैंट पहन के बैठे हुए, वो कहते हैं पैसा क्या करेंगे लेके हम, इस पैसे से कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, उसको शांति मिलती नहीं, सुख मिलता नहीं। हम ये समझते हैं कि पैसे के माध्यम से सुख मिलेगा, जबकि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे महान विद्वान हुए, ऐसे ऐसे महान संत हुए जो हमेशा कहते हैं कि पैसा एक माध्यम है, वो साधन है, साध्य नहीं। इस समाज को क्या हो गया है, ये समाज कहाँ जा रहा है? तो पैसे के पीछे भागेगा, तो समाज पैसे के पीछे भागेगा तो यही होगा कि बाप बेटे को मारेगा, भाई बहन को मारेगा, कुछ भी हो सकता है, हमको मार सकता है, आपको मार सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ा हुआ है, एक आदमी की कीमत 10,000 15,000 रुपए तक आ गई है। ऐसे लोग यहाँ भारत में पड़े हुए जिनको 10,000 रुपए दीजिए किसी को मारने के लिए, किसी को गाली देने के लिए, कुछ भी करने को तैयार है। वो कहते हैं पैसा हमको चाहिए, कुछ भी करने के लिए। मेरे साथियों क्या हो गया हमको? तो हमारे अध्यापक कहाँ गए? भारत में कैसा अध्यापक हुआ जिसने एक विद्यार्थी से कहा कि मुठा काट के दे दो, काट के दे दिया, तो कहाँ गए अध्यापक? आज का अध्यापक किसी विद्यार्थी से हिम्मत कर सकता है? आज तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि किसी विद्यार्थी से कहे कि अपना मुठा काट के दे दो। अगर आप बात देंगे तो विद्यार्थी कहेगा सर आपका मुठा पूरा काट दिया जाए। आप कितना पढ़ाते हैं, कितना क्लास देते हैं आप? तो सब जगह नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छे अध्यापक भी। तो साथियों क्या हो गया? तो हमारी शिक्षा पद्धति कहाँ गई? साथियों अवस्था तो ऐसी आ गई है, बहुत दुख की बात है, लेकिन करते हैं तो करना चाहिए। एक समय था जब कि अध्यापक और विद्यार्थी दोनों एक दूसरे को पहचानते थे, उनके पूरे व्यक्तित्व का विकास का जिम्मा अध्यापक की जिम्मा होता है। चर्चा तो इसके बाद अगले सेशन में करूंगा। तो अध्यापक और विद्यार्थी दोनों एक दूसरे को पहचानते थे, कुछ गिरावट आई। वो अवस्था ऐसा आई जिसमें हमने ज्वाइन किया था 1977 में बीएसयू में, अवस्था ऐसी आ रही थी कि अब अध्यापक विद्यार्थियों को पहचानना कम कर दिया। हम भी अपने विद्यार्थियों को सबको नहीं पहचानते, इस तथ्य को स्वीकार करने में कोई गलती नहीं है, वहां तक भी गनीमत थी। और साथियों शोध का विषय यह है कि वो विद्यार्थी भी अपने अध्यापक को नहीं पहचानता, ये हमारे अध्यापक, ये क्या हो गया? हमारे सोशियोलॉजी के विद्यार्थी इस पर रिसर्च करें कि क्यों हुआ ऐसा, ऐसी अवस्था कैसे आ गई है कि विद्यार्थी भी अध्यापक को नहीं पहचानता है। कबीरदास जी ने हमारे कहा कि गुरु और शिष्य के बीच में संबंध ऐसा होना चाहिए जहां पर कि शिष्य अपना सब कुछ देने को तैयार है और गुरु कहता है इसमें कुछ नहीं चाहिए। वहां से बात हमारी आदत होती है, आज अवस्था ये हो गई है कि गुरु कहता है कितना हम ले लें विद्यार्थी से, और विद्यार्थी कहता है कुछ नहीं दें। अच्छे भी हैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं। ऐसे अध्यापक मेरे निगाह में है, मेरे संज्ञान में है, जो कहते हैं कि साहब कौन सी दुकान है आपकी, किसका बिजनेस है, कहाँ है, पहुंच जाते हैं। जब हमारा अध्यापक ऐसा गिर जाएगा तो क्या होगा? तो साथियों ये शोध बहुत ही एक रोचक विषय है। अगर शोध को आप एक समस्या समझेंगे तो समाधान नहीं होगा। शोध को एक गोल्डन एक डायमंड अपॉर्चुनिटी मानिए। हमारे रिसर्च स्कॉलर्स अगर इसको समझ सके तो समझ ले, यह शोध के माध्यम से आपका पूरा जीवन बदल सकता है। एक अच्छा सा इनोवेटिव आइडिया आप ले आइए, एक अच्छी सी इनोवेटिव फाइंडिंग आप दे दीजिए, आप कहां से कहां पहुंच जाए। फॉरगेट अबाउट जॉब। दिक्कत इस समय क्या है, हम जॉब के पीछे भागते हैं, जल्दी से रिसर्च कर लें, जल्दी से जॉब पा लें। और ये नियम है कि जिसके पीछे जितना आप भागेंगे वो चीज उतनी ही आपसे भागेगी। एक महात्मा आए, आज भी घूमते हैं महात्मा, हमारे गांव में गए, एक गांव के बाहर जाके बैठ गए, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। गांव में अयोग्य स्पिरिचुअल फीलिंग है। गांव वाले देखिए संत महोदय आ गए, स्वागत किया उनका, कुटी बना दिया, संत वहां रहने लगे। अब कोई भी उनके पास खाने का सामान ले जाए, पैसा ले जाए, कुछ भी ले जाओ, कहेंगे नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें क्या करना है इससे, हम तो संत आदमी हैं, रमता जोड़ी है, हमें कुछ नहीं चाहिए। अब साथियों जितना भी मना करें, आप जानते हैं लोग हैं बड़े पहुंचे हुए संत, पैसे से तो लगाव नहीं होते, उसके नीचे लेते ही नहीं, तो जितना ही मना करें लोग उतना ही नहीं। कुछ दिन दिया, तब कुछ
कुछ लोगों ने कहा कि महाराज ये लोग मानते नहीं है, बहुत परेशान करते हैं, आप तो मना करते रहते हैं, हमारे पास दे जाते हैं, मानते नहीं है। तो ऐसा कीजिए, ठीक है आप मत रखिएगा अपने पास में, एक डोनेशन बॉक्स बनवा देते हैं, दान पत्र बनवा देते हैं, दान पत्र बना देते हैं, उसमें जो कोई कहे कि भाई हमको देना है तो आप कह दीजिए किसी में डाल दो, हमको नहीं चाहिए। पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन जब बार बार कहा जाए तो ठीक है बनाओ, बक्सा ले आओ, डाल रख दो, जब दिन मांग सकते हो, रख दिया गया। शुरू में तो लोगों ने डाला, बाद ये वैसे चला गया करिए तो महा ढोंगी संत है। शुरू में तो आया तो बड़ा अपना हाई फाई व्यवस्था बनाया, बड़ा प्रभाव बनाया कि हमको पैसा नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। अब देखो अब तो पैसा दे रहा है। तो साथियों अब लोगों ने पैसा देना बंद। तो समाज का ये जितना मान सम्मान के पीछे भागोगे, मान सम्मान ना सिखा जाएगा। अच्छा काम करो, बढ़िया काम करो, ऐसा कोई काम कर दो कि आपकी पर्सनैलिटी का ब्रांड बन जाए, जहां लोग जाए साहब ही आपने काम किया था, आपने नहीं बताया था। ये संभव है। शोध साथियों मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, शोध जो है आपको रिसर्च आपकी पूरी जिंदगी को बना सकता है। बड़ा दुख का विषय है। यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने अभी 7 बार पहले 468 चपरासियों के लिए विज्ञापन निकाला था, सब लोग जानते हैं। सोचिए रिसर्च करने के बाद, पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने के बाद आप चपरासी के लिए अप्लाई करते हैं। लगभग पता नहीं 200 में 300 उतना संख्या लिखा था, उतने लोगों ने चपरासी के लिए एक सरकारी नौकरी में चपरासी के लिए अप्लाई किया। 22 लाख एप्लीकेशन साइंस यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने हाथ खड़ा कर दिया, क्योंकि विज्ञापन में लिखा था कि हम इंटरव्यू के माध्यम से अपॉइंटमेंट करेंगे। अंत में सरकार ने 22 लाख लोगों का इंटरव्यू करते करते तो 22 साल लग जाएंगे। क्या होगा? कुछ नहीं होगा, पूरा का पूरा एडवर्टीजमेंट कैंसिल। अभी आज के अखबार में दिया है 5 कुलियों के लिए आवेदन किया गया, मांगा गया है। उस कुलियों की कुली के लिए, कुली के आवेदन में भी एमफिल वाले लोग अप्लाई किए, एमबीए और बीबीए छोड़ दी। क्या हो गया? हम कुली बनेंगे, एमफिल करके, एमबीए करके, एमए करके कुली बनेंगे? ये तो कोई कर सकता था। क्वालिफिकेशन है 4वीं पास, आज के अखबार में दिया पढ़ लीजिए, 4वीं पास क्वालिफिकेशन मांगी और एमफिल के बच्चे अपने करना है। क्या हो रहा है? सामान ढोएंगे आप, सामान ढोने के लिए आपको बनाया गया है। तो चर्चा अनंत है, कुलपति जी का समय बहुत बहुमूल्य है, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। हमने बस एक आपको एक बीज मंत्र दिया। ये जो आपका वर्कशॉप है साथियों, इसमें वही सीख पाएगा जो सिंसियरली और सीरियसली, जो हमारे अध्यापक साथी आते हैं, जो विद्वान साथी आते हैं, उनकी बात को सुनेगा, बुनेगा और उसका लाभ उठाएगा। अगर आप चुपचाप बैठे रहे, अध्यापक बोल रहा है, आप सो रहे हैं, तो समय बुझ जाएगा। लेकिन मैं आपको फिर कहूँ, कुलपति महोदय हमारे कहते हैं कभी कभी साहब अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती। एक बार आया, उन्होंने दरवाजा खटखटाया, अगर आपने दरवाजा खोल दिया तो बस आपका जीवन बदल गया। लेकिन अगर आपने दरवाजा बंद ही रखा, नहीं खोला, तो अपॉर्चुनिटी किसी और के पास चली जाएगी तो पता नहीं किसी और को मिलेगा। किसी ने कहा है इफ यू किल टाइम, ए टाइम विल कम व्हेन टाइम विल किल यू। तो इन सब शब्दों के साथ में कुलपति जी बार बार देख रहे हैं, संकेत है कि अब राय साहब को बंद कीजिए, बाद में बोल लीजिएगा। तो एक बार पुनः मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने हिम्मत जुटाई है रिसर्च किया जाए। रिसर्च करना बच्चों का खेल नहीं। और कोई ये कहता है रिसर्च करवा दीजिए, तो हम कहते हैं कहाँ को करवा रहे हैं भाई, क्यों बदनामी अपनी भी करवाएंगे, अध्यापक भी करवाएंगे। इनका क्या फायदा है? कोई रिसर्च करवा देगा तो क्या करेंगे? डिग्री लेके क्या करेंगे? कितने लोग रिसर्च करके घूम रहे हैं, आप भी ले लोगे बिना मतलब में, परेशान हो। बंद करो रिसर्च, बंद कर दो। एक रिसर्च का टॉपिक खोजने में साथियों 6 महीना लगता है। एक रिसर्च का टॉपिक खोजने में 6 महीना लगता है। तो आप जाते हो सुपरवाइजर के पास, सर ऐसा सर एक ऐसा कीजिए, एक ऐसा टॉपिक दे दीजिए, जल्दी से रिसर्च हो जाए। पहले तो ये कहते हैं, जब वो रिसर्च का टॉपिक हो जाता है तो उसमें गुरु जी से और डिमांड बढ़ती जाती है, गुरु जी गुरु जी गुरु जी। और गुरु जी क्या करें? तो सेल्फ हेल्प इज बेस्ट हेल्प। जो भाग्य के सहारे बैठता है उसका भाग्य भी बैठता है। तो इसलिए समय का सदुपयोग कीजिए। 2-3 साल का जो समय मिलेगा, आराम से बढ़िया काम कीजिए। और अगली बार हमारी मुलाकात हो, हम आपको अपने ईमेल आईडी दे देंगे, कभी बताइए कि सर आपकी बात को हमने सुना, गुना,
उसका लाभ उठाया, हमने ये रिसर्च किया है, ये नहीं फंडिंग। आपको पीएचडी मिलती क्यों है? इसलिए मिलती है कि ये माना जाता है कि आपने कुछ नया ऐड किया है, किया कि नहीं किया है, ये भी शोध का विषय। इसी पर शोध कीजिए कि जो शोध हुआ उसका महत्व क्या है, इसी पर इतना बड़ा अच्छा हो सकता है। एजुकेशन के हमारे विद्यार्थी अगर हो तो जो शोध हो रहा है उसी पर रिसर्च करिए। ये शोध क्या क्या हुआ है, क्या इसका फायदा, किसी ने शोध किया, पूर्वांचल में इतने शोध हुए, क्या इसका समाज को फायदा हुआ, सरकार की नीतियों में क्या इसका कोई योगदान हुआ, समाज की उन्नति में क्या कोई इसका फायदा हुआ? सोचिए, अगर नहीं हुआ तो वही तो पंडित जी कर रहे हैं कि आपकी आत्मा को जगाने का प्रयास करें कि ऐसा शोध करना न करना बेकार बराबर है। तो प्रिय साथियों, हम लोग मिलते हैं, 1-2 घंटे आपसे हम बात करेंगे और प्रयास किया जाएगा कि हम लोग मिलके एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाएं, एक ऐसा वातावरण बनाएं जहां पर वास्तव में अगर सभी नहीं तो कम से कम कुछ ऐसा काम करें बाकी पूरे भारत में, इंक्लूडिंग बिहार, इंक्लूडिंग बिहार का नाम सुनकर कई लोग हंसने लगते हैं, तो बिहार तक में ये बात आ जाए कि अरे भाई देखो पूर्वांचल में तो ऐसा रिसर्च हो रहा है। साथियों, देखा देखी पुण्य, देखा देखी पाप होता है। आप अगर जग गए, 2-4 लोगों ने भी ऐसा रिसर्च कर दिया तो ये कार्यशाला सफल हो जाएगी। इन सब शब्दों के साथ में एक बार मैं पुनः विश्वविद्यालय को, माननीय कुलपति जी को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझे जैसे व्यक्ति को यहाँ बुलाया और आप लोगों के बीच में आकर अपनी बात करने का मौका दिया। धन्यवाद। आपके बहुत ही महत्वपूर्ण विचार हम सबको मिले और मुझे विश्वास है कि आपके विचारों को सुन करके निश्चित रूप से हमारे शोध छात्र और शिक्षक उस पर गौर करेंगे। अभी 2 दिन पहले समाचार पत्र में पढ़ रहा था, उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सचिव जितेंद्र कुमार जी का इंटरव्यू काफ़ी लंबा चौड़ा छपा और बहुत ही गौरव की अनुभूति हुई जब उसमें लिखा था कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का रिजल्ट पूरा 5 जून को घोषित हो गया। ये हम सब के लिए बड़ी प्रसन्नता और बड़ा गौरव का विषय है कि इसीलिए आज हम इस माहौल में बैठ पाए, क्योंकि नहीं तो अधिकांश शिक्षक मूल्यांकन में रहते और रिजल्ट की तैयारी में हमारे कर्मचारी भी और अधिकारी भी इन्वॉल्व रहते। माननीय कुलपति महोदय ने जो एकेडमिक कैलेंडर है उत्तर प्रदेश सरकार का 30 जून का, उससे लगभग 1 महीने पहले ही एक नया रिकॉर्ड बनाया। दूसरा, मुझे याद आता है 3-4 दिन पहले मानव संसाधन विकास मंत्री जी का बयान में पढ़ रहा था। उन्होंने लिखा कि योग पर हम केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम चालू करेंगे। पिछले वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में माननीय कुलपति महोदय ने क्रीड़ा के फील्ड में योग की प्रतिस्पर्धा प्रारंभ कराई और इस वर्ष विश्वविद्यालय ने अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में जिंद में जो हुए थे उसमें शिरकत किया। ये हम सब के लिए बड़ी प्रसन्नता और गौरव का विषय है कि हम कोई भी विधा देश में प्रारंभ हो रही है तो उसमें विश्वविद्यालय आगे आ रहा है। तो 2015 में एक पत्र आया था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से कि हर विश्वविद्यालय, हर महाविद्यालय क्लीन कैंपस, ग्रीन कैंपस के सूत्र पर कार्य करे और उसके तहत एक छात्र एक पेड़ अभियान का शुरुआत हो। मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि माननीय कुलपति महोदय जब विश्वविद्यालय में कुलपति के दायित्व में आए, आपने 1 साल पहले ही ये कार्यक्रम यहाँ पे प्रारंभ कर दिया और उसको पूरे देश में आज पूरे देश के विश्वविद्यालयों में उसको अपनाया जाने लगा। कहने का तात्पर्य यह है कि माननीय कुलपति महोदय का जो नेतृत्व है वो गुणवत्ता की ओर ज़्यादा केंद्रित है। हम सभी शिक्षक और सभी कर्मचारी और छात्र छात्राएँ इस ओर अग्रसर होंगे और निश्चित रूप से शोध की गुणवत्ता जो कई वर्षों से ये प्रक्रिया बाधित थी, आपने उसको प्रारंभ किया और इस तरह की कार्यशाला कुलपति महोदय कहते भी थे कि विश्वविद्यालय में जो सुविधाएं हैं हमारे संबद्ध महाविद्यालयों के शोध छात्रों को कभी मिल नहीं पाई। पहली बार विश्वविद्यालय में आप लोग आए, प्रयोगशाला से लेकर के और पुस्तकालय तक आपको देखने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा और जो बातें माननीय प्रोफेसर ओ.पी. राय साहब ने हम सबके समक्ष रखी, आपके उन समस्याओं का समाधान वहाँ मिलेगा। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ इस अवसर पर माननीय कुलपति महोदय को आमंत्रित करना चाहूँगा, क्योंकि आपके विचारों से हमें एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। ऐसा कुछ माँ सरस्वती का आशीर्वाद है आपकी वाणी में कि साक्षात लगता है कि सरस्वती ही हमें आशीर्वाद दे रही है। माननीय कुलपति महोदय।
प्रिय शोध विद्यार्थियों, आज विश्वविद्यालय के इस शोध और रिसर्च इनोवेशन सेंटर पे आप पहली बार यहाँ जनवरी माह के बाद सम्मिलित हुए हैं। पूरी श्रृंखला में 4 वर्कशॉप्स होंगी, जिसको विभिन्न विषयों के आधार पर 4 हिस्से में बांटा गया है। 21 तारीख को आज शुरू हो रही है, 22 को शुरू होगी, 23 को शुरू होगी, 24 को शुरू होगी और 26 तक सारी वर्कशॉप समाप्त हो जाएंगी। आज इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए पहली वर्कशॉप के लिए पधारे हमारे मित्र बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर सोफी राय जी, विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी श्री एमकेसी, कुलसचिव डॉक्टर जीवराज, कॉलेज से आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर पीके सिंह, डॉक्टर जीपीएल सिंह, प्रदेश फेडरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव प्रकाश सिंह, विश्वविद्यालय सेक्शन के अध्यक्ष डॉक्टर समर बहादुर, मंत्री डॉक्टर विजय सिंह। इस वर्कशॉप को इवेंट के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर वंदना राय, आशुतोष, डीन डॉक्टर पुरोहित, हेड डॉक्टर मानस पांडे, पीएचडी समिति के कई सदस्य हैं, उसमें यहाँ उपस्थित डॉक्टर राकेश सिंह, कॉलेज जो स्टडी सेंटर्स जहाँ कार्य कर रहे हैं वहाँ से आए जितने भी समन्वयक हैं, सभी अध्यापकगण, हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षण कर्मचारी जो यहाँ बैठे हुए हैं, आप सब इनके साथ आप 3 दिन के लिए बैठेंगे, बातचीत करेंगे। बीजारोपण तो आपने अपना किया है, अध्ययन केंद्र में आपने अपने विषय के विशेषज्ञों से बातचीत की है, कई विषयों के साथ आपने इंटरेक्शन किया है। अगले 3 दिनों तक आप रिसर्च मेथोडोलॉजी पर कंप्यूटर एप्लीकेशन में कई चर्चाएं विशेषज्ञों से करना चाहेंगे और वो अवसर भी आपको विश्वविद्यालय में प्राप्त होगा। क्योंकि यह वर्कशॉप विशेष रूप से इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, कॉमर्स, इन विषयों से जुड़ी हुई है, तो आपके मन में ये बात आ रही होगी कि ये सारे विषय एक साथ क्यों समाहित किए गए। कोई लॉजिक होगी, कोई कारण होगा। सुविधा एक कारण है, अलग अलग विषयों में 26 विषयों में अलग वर्कशॉप करना मुश्किल काम है, बहुत समय खर्च होगा, स्रोत भी सीमित होते हैं। परंतु जब आपकी वर्कशॉप चालू हो जाएंगी तो 26 विषय के जितने विद्यार्थी हैं एक साथ अगर बैठें, आप उनके साथ पढ़ भी चुके हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, तो आप सोचेंगे कोई भी ऐसा शोध विद्यार्थी नहीं है जो अपने शोध, अपनी पढ़ाई लिखाई में अन्य विषय को अछूता छोड़ दे। आपको उसको टच करना पड़ेगा, उसको कहीं न कहीं छूकर आगे निकलना पड़ेगा। ये भारत 1992 से अब तक की पूरी यात्रा में 24 वर्षों में मैं कह सकता हूँ संपूर्णता बदल गया है। जैसे डॉक्टर ओपी राय ने कहा कि आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, तकनीकी रूप से और अब सामाजिक रूप से भी इसमें परिवर्तन आ गया है। तो जब भी आप एक शोध विद्यार्थी बने तो ये आपका पहला कर्तव्य है कि आपका जो व्यू है, विशेष रूप से वो विषय जो आज सम्मिलित हो रहे हैं, कि आप जानना चाहें या आपको जानना चाहिए कि आज विश्व किस ओर बढ़ गया है या बढ़ रहा है। एक ऐसे विश्व में आप रह रहे हैं
जहां सब कुछ या कहीं बहुत कुछ मुक्त रूप से फ्लोट कर रहा है, बहकर एक दूसरी बाउंड्रीज पे जा रहा है, चाहे वो पूंजी हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे सूचना हो, चाहे तकनीकी हो, चाहे ज्ञान हो, और अब कहिए चाहे संस्कृति हो। सिर्फ एक ही दीवार बीच में खड़ी है, सब कुछ के बीच में, पूरे सारे कॉन्टिनेंट्स के बीच में, सारे देशों के बीच में, वो है पॉलिटिकल बाउंड्रीज। बाकी बाउंड्रीज जो इमोशनल है, कल्चरल है, इकोनॉमिक है, सोशल है, टेक्नोलॉजिकल है, फाइनेंशियल है, वो बाउंड्री वॉल धीरे धीरे ठहर रही। और खास बात यह है कि 1992 में जब भारतवर्ष की ये शुरुआत की, कल रात में भी आपको समाचार मिला है कि कई ऐसी दीवारें गिराई गई हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को आसान बनाया गया है। तो ये फिनोमेना सिर्फ भारतवर्ष में नहीं है, ये विश्वव्यापी है। अंतर मात्र इतना है, कहीं कुछ गति से चल रहा है, कहीं धीमी गति से चल रहा है, कहीं जो डिग्री ऑफ ग्लोबलाइजेशन वो ज्यादा है, कहीं डिग्री ऑफ ग्लोबलाइजेशन कम है। भारतवर्ष और अन्य देशों में एक अंतर है। हम थाईलैंड नहीं है जहां क्राउन है, हम चाइना नहीं है जहां कम्युनिस्ट रजीम में, डिक्टेटोरियल रजीम है, हम यूके या यूएसए नहीं जो बहुत एफ्लुएंट देश है, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। तो हम जो भी परिवर्तन करते हैं वो एक एलिफेंट इकोनॉमी की तरह करते हैं, हाथी वाली अर्थव्यवस्था की तरह करते हैं, जो बहुत धीमे धीमे चलता है, लेकिन उसकी सूंड, उसकी ट्रंक लंबी होती है, सूंघ करके समझ करके आगे बढ़ता है। साउथ ईस्ट एशियन देशों ने, चाहे थाईलैंड हो, चाहे सिंगापुर हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे म्यांमार हो, सॉरी नॉट म्यांमार, चाहे वियतनाम हो, इन्होंने बड़ी लंबी होड़ लगाई थी 1992 से 97 तक। और जिन किताबों को, जिन आर्टिकल्स को आप पढ़िए, जिन भी फोरम में चर्चा हो, तो ये कहा जाता था दे आर टाइगर इकोनॉमीज। हम लोग भी जब आपकी तरह सेमिनार्स में बैठते थे तो कॉम्प्लेक्स मन में आता था कि हम लोग तो एलिफेंट इकोनॉमी हैं जरूर, लेकिन कितना मूव कर रहे हैं, एंड दे आर टाइगर इकोनॉमीज, दे आर मूविंग वेरी फास्ट। लेकिन नतीजा क्या रहा? अक्टूबर 1997 आते आते 5 वर्ष में उनकी इकोनॉमीज ढह गई और एक इकोनॉमिक डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस से वो गुजरे। जितने भी विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं, आपको एक बर्ड आई व्यू रखना पड़ेगा अपने विषय पे जाने के लिए। मैं एक इंटरव्यू में बैठा हुआ था जहाँ उस टीचर को, एक नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूशन है, लेक्चर से रीडर बनना था। मैंने पूछा कि आपने पीएचडी किस विषय में की, तो उन्होंने कहा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पे मैंने की, माइक्रो फाइनेंस में, आंध्र प्रदेश में डाटा इकट्ठा किया है। क्योंकि माइक्रो फाइनेंस का बेसिक कंसेप्ट या सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो कंसेप्ट है वो आंध्र प्रदेश में पहले शुरू हुआ। तो मैंने पूछा कि माइक्रो फाइनेंस की जरूरत क्या हुई, कोऑपरेटिव मूवमेंट की शुरुआत कब हुई, उसका क्रैश कब हुआ, इसका किसानों के सुसाइड केसेस से क्या संबंध है। सर वो तो मैंने किया नहीं, हमने तो एक क्वेश्चनर बनाया और माइक्रो फाइनेंस में ये पूछ लिया रिस्पोंडेंट से कि आपने लोन कितना लिया है, कब कब चुकता किया, एंड अदर इश्यूज। तो एक माइक्रो फाइनेंस पे सेल्फ हेल्प ग्रुप पे पीएचडी करने के बाद यदि विद्यार्थी को ये नहीं पता है कि उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, उसकी रिलेवेंस क्या है, तो वो स्टडी आपकी अधूरी होती है। आप एक डिग्री होल्डर तो हो जाते हैं, परंतु इंटरव्यूज के दौरान ये भाव उत्पन्न होता है कि आपकी ये डिग्री आपके ज्ञान को वर्धित नहीं कर पाएगी। PhD is an ultimate degree. It is the highest degree of the world.
और एक फोकस विषय में आप चर्चा करें, लेकिन ये माना जाता है कि उस विषय से जुड़े हुए जितने भी बिंदु हैं, जिस दिन भी आप बात कर रहे हैं, 10 वर्ष भी बात कर रहे हैं, तो आप उसके सर्वोच्च ज्ञाता और उसकी जितनी भी डायमेंशंस हैं, कोई जरूरी नहीं कि सारे डायमेंशंस को आपने अपने चैप्टर में डाला हो, लेकिन उन डायमेंशंस को आप इंटररिलेट कर सकते हैं। तो मैंने जो आज अभी आपसे चर्चा का विषय रखा है, मैंने ऑर्गेनाइजर से कहा मैं मौन घंटे तक लूँगा, हो सकता है 10-15 मिनट का वेरिएशन हो, तो यही कहने का प्रयास कर रहा हूँ मैं आपसे। पहले अपने उस अर्थव्यवस्था को जानने की कोशिश करिए जो भारतवर्ष की है, उस विश्व को जानने की कोशिश करिए जिस महासागर में ये देश अर्थव्यवस्था में फ्लोट करना चाह रहा है या फ्लोट कर रहा है। तो बिंदुओं को जब आप टच करेंगे तो सब कुछ एक दूसरे से लिंक है, ऑल इंटरलिंक्ड। पानी रखना चलिए कोई बात। कई इश्यूज हैं इसमें। ग्लोबल डिमांड की बात मैं कर रहा हूँ, मल्टीपल ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल क्राइसिस जो 3 विश्व देख चुका है उसकी बात कर रहा हूँ, कैसे सारी विश्व की मंडियाँ एक दूसरे से जुड़ चुकी हैं इसकी बात कर रहा हूँ। चाहे किसी विषय को आप नीचे से ऊपर की ओर पढ़ना चाहें और चाहे आप शीर्ष से नीचे की ओर पढ़ना चाहें, आपको पढ़ना दोनों तरफ से पड़ेगा। और इन सब बातों के बाद कुछ 10 सूत्र हैं जिनको मैंने कंपाइल करने की कोशिश की है। देखिए, आज की जो अर्थव्यवस्था है भारतवर्ष की या विश्व की, वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है। परसों में इकोनॉमिक टाइम्स में पढ़ रहा था कि भारतवर्ष विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है जो कि आर्म्स एंड एम्युनिशंस की परचेज कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। 2014-15 में और 15-16 में वी वर द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द आर्म्स एंड एम्युनिशंस। हमारे पास इतने बड़े बड़े कल कारखाने हैं डिफेंस प्रोडक्शन के, जबलपुर में हैं, कई शहरों में हैं, लेकिन हमें इंपोर्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि अब वो ट्रेडिशनल वॉरफेयर नहीं है, अब टेक्नोलॉजी बेस्ड हमारे पास आर्म्स एम्युनिशन होनी चाहिए। तो देश का 70,000 करोड़ से लेकर 80,000 करोड़ रुपए साल का, आप ये कह सकते हैं जितने भी सॉफ्टवेयर हम एक्सपोर्ट करते हैं उसका 75%, करीब 32 लाख हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं देश में, उनकी पूरी कमाई का 75% हम टेक्नोलॉजी सिर्फ डिफेंस प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पे खर्च कर रहे हैं। क्योंकि हमने एक बात पे ध्यान नहीं दिया, एंड दैट वाज द टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो एक्टिविटी थी, अनुसंधान की एक्टिविटी थी, हमेशा कमजोर थी। वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट यूजर ऑफ द मोबाइल फोन, लेकिन जो ये हार्डवेयर है इसका 75 से 85% तक हार्डवेयर हम विदेश से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जितनी सॉफ्टवेयर पे हम कमाई करते हैं सॉफ्टवेयर पे, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर को ऑफसेट कर देता है बिकॉज ऑफ द इंपोर्ट। तो ये एक परिवर्तन है जहाँ टेक्नोलॉजी को हमें आगे ले जाना है, और इसके लिए जो युवा साइंटिस्ट हैं, हमारी लेबोरेटरीज हैं, उन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। आज एक युग है जबकि हम कुछ भी खरीदते हैं तो जो सेल्समैन है वो क्या कह रहा है उसकी बात पे विश्वास कम करते हैं, उसका ब्रांड क्या है। अगर एक पर्टिकुलर ब्रांड का दूध है या मक्खन है, पर्टिकुलर ब्रांड का अगर मोबाइल फोन है, इवन टी शर्ट्स हैं, तो ये जो ब्रांडिंग है इट हैज बिकम ए यूनिवर्सल फिनोमेना नाउ। आपकी जो ब्रांड प्रेजेंस है वही कस्टमर्स को आकर्षित करती है।
मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपसे एक और बातें ऐड करना चाहता हूँ। इट इज नॉट ब्रांड ऑफ अ प्रोडक्ट, इट इज अ ब्रांड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो दैट हैज बिकम इम्पोर्टेंट। आप टाटा से बने वस्तुओं को लेना चाहते हैं, और एक नई बात और इमर्ज कर रही है, ब्रांड ऑफ द कंट्री। चाइना का जो स्लो डाउन